महंत के निधन के बाद विवाद भड़का है। श्री श्री 1008 मदन मोहन शरण जी महाराज के निधन के बाद संपत्ति को लेकर विवाद उपजा। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। महंत बनने के लिए पुजारी आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराज मदन मोहन शरण ने दान बिहारी शरण को शिष्य बनाया था। गणेशपुरा की गुफा मंदिर की पूरी घटना है। शिव शरण महाराज के समर्थकों ने तमंचा निकाल लिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि अब भाई उत्तराधिकारी इस पूरे मठ का कौन होने वाला है। मुरैना की ये तस्वीरें, साधु संतों की आपस में भिड़ंत तस्वीरें, ये प्रत्यक्ष करती हुई कि विवाद धीरे धीरे कर बढ़ता चला गया। क्योंकि तमंचे निकल गए अगर इस घटनास्थल पर, तो विवाद बहुत लंबा जाने वाला है। हालांकि पुलिस की तरफ से संज्ञान, विवाद को शांत कराने का प्रयास भी चला। अब तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर कौन इस मंदिर को, मंदिर की संपत्ति को संभालेगा। सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, विवाद की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिएगा, किस बात को लेकर झड़प हुई? कि ये श्री श्री 1008 मदन मोहन शरण जो गुफा के मंदिर के पुजारी थे और महंत थे, इनका सुबह जैसे ही निधन हुआ था उसके बाद जो मंदिर पे दो अलग व्यक्ति, जो दो संत अलग से काम करते थे, यानी कि वो इन्हीं के शिष्य थे। एक तो शिव शरण महाराज जी थे और दूसरे जो थे दान बिहारी शरण। इन दोनों में संपत्ति को लेकर के, यानी कि जो ट्रस्ट था, मंदिर था, उसकी संपत्ति पर और मंदिर के महंत बनने के हक जताने को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के समर्थक आ गए और एक दूसरे पर तमंचा निकाल लिया। उसके बाद जब तक जिन महाराज का निधन हुआ था उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और उसके बाद से ही घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को मिली, तो पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसके समर्थकों ने तमंचे निकाले थे। हालांकि अभी मंदिर का महंत भी नियुक्त नहीं हुआ है। अब दोनों का पहले तो विवाद सुलह किया जाएगा और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही अभी महंत नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो मंदिर के महंत थे उनके अंतिम यात्रा निकालने के समय ही विवाद हुआ है। इसके बाद जी संपत्ति का लोभ बताने वाली ये तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल अमित जानकारी के लिए। और भगवान कृष्ण प्रताड़ित पाए जा रहे हैं। महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार आपको याद होंगे, नीतीश भारद्वाज का हम जिक्र करें इस खबर में। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अपनी पत्नी की शिकायत की है। नीतीश की पत्नी स्मिता भारद्वाज पुलिस कमिश्नर से इनकी शिकायत लेकर खुद वो पहुंचे, जो IAS अधिकारी भी हैं। फिलहाल राज्य मानवाधिकार आयोग में वो तैनात हैं। नीतीश और स्मिता की जुड़वा बेटियां हैं। उनका यह आरोप है कि नीतीश की पत्नी उन्हें प्रताड़ित कर रही हैं। बेटियों से तक मिलने उन्हें नहीं दिया जाता। तो कलाकार नीतीश भारद्वाज, जिन्हें आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं, अब उनकी तरफ से आरोप कि उनकी पत्नी, जिनकी प्रताड़ना का शिकार उन्हें होना पड़ रहा है। IAS अधिकारी के तौर पर काम करती हैं स्मिता, लेकिन पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि बेटियों से मिलने भी नहीं देती हैं और इसी के चलते मानसिक प्रताड़ना से वो जूझ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर तक शिकायत लेकर पहुंचे हैं। अब ये देखने वाली बात कि कैसे सुलह करवाती है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर। और जाने माने कलाकार हैं, आप जानते हैं उन्हें, लेकिन इसके बावजूद पारिवारिक कलह क्या कुछ कहती हैं, क्या तथ्य हैं, इन सभी चीजों को आधार मानते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका अदा करते हुए आपने देखा है नीतीश भारद्वाज को, लेकिन इतने सालों बाद ये एक शिकायत, जिसके चलते एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसे सौंपा गया सर? कौन जांच कर रहा है सर? इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच करेगी। वरिष्ठ महिला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई हैं। निष्कर्ष कुछ ही दिनों में आपके सामने होगा।
तो नीतीश भारद्वाज जो कलाकार के तौर पर पहचान रखते हैं, नई समस्या के चलते प्रताड़ित खुद को पा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले एक इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए नए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के जो अधिकार मिलते हैं एक आम नागरिक को, उसका उल्लंघन है। वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार के पास पैसा आखिर कहां से आता है, कहां जाता है। कोर्ट ने माना है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ होती है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों के मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी उजागर न करना मकसद के विपरीत होता है। एसबीआई को अब 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को साझा करेगा। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर ही जानकारी स्पष्ट करनी है। है वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहां से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। जी देखिए, मैं इसको बहुत फेवर में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है हमारे बात को और पूरे मुद्दे मेरे माने गए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी डिमांड इट शुड बी कैंसल द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट्स डन टुडे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी आपको सीधे सुनाते हैं। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि देती है तो इसमें गोपनीयता आड़े नहीं आती, क्योंकि जनता को ये जानने का हक है कि चंदा आखिर आया कहां से है। तो चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट कह दिया है कि आपको ये जानकारी अब सार्वजनिक करनी होगी, ना सिर्फ इस साल की बल्कि 2019 से कौन कौन इसमें भागीदार रहा है, इस बात का डेटा आपको सार्वजनिक करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि देती है तो इसकी गोपनीयता आड़े आती है। साथ ही साथ चुनावी बॉन्ड को लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। फैसला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान भी, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के फैसले का स्वागत। तन्खा ने यह भी कहा कि प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने की तरफ एक निर्णायक फैसला है। नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन दे रहा है, और इसी बेसिस पे राइट टू नो आर्टिकल 19(1)(a) के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे के पूरे सारे अमेंडमेंट जो अनोनिमिटी और सीक्रेसी ला रहे थे वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जो भी स्कीम में पैसे आए हैं वो एसबीआई उसका पूरा खुलासा इलेक्शन कमीशन को करेगी और किसके तरफ से आए और किसको गए, और वो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। सलाम सर, सबसे बड़ी बात प्राइवेसी को लेकर थी कि तमाम पार्टियां या तमाम बड़ी कंपनियां नहीं चाहती थी उनका नाम सामने आए, तो अब ऐसा माना जाए कि अब उनका नाम भी सामने आए। देखिए, जहां तक प्राइवेसी कंपनी का सवाल है, कंपनी का कोई प्राइवेसी का राइट नहीं होता। दूसरी बात, जहां तक अगर कोई इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा अमाउंट दे, मान लीजिए कोई 500 करोड़ दे रहा है, तो भाई वो राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप अगर इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तब आपकी राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसको स्पेस देना पड़ेगा पब्लिक के राइट टू नो को। छोटा आदमी जो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 देता है या कुछ उस तरह का देता है अपने डोनेशन में आउट ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट, उसका राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े अमाउंट करके पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके मैनिपुलेट कर सकते हो, तब आपकी राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाती है और पब्लिक का राइट टू नो शुरू हो जाता है। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी, और जिस तरह से एनोनिमसली
कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस। और अब छत्तीसगढ़ पर आते हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर सियासत गरमा गई है प्रदेश की। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से एक बयान। उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण कानून ये सिर्फ बातें करते हैं, नियत होनी चाहिए। बीजेपी खुद पूरे देश में धर्मांतरण करवाती है, जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बात कह रही है। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने के लिए प्रदेश सरकार पहले से ही संकेत दे चुकी है और बृजमोहन अग्रवाल खुद ऐलान करते हुए भी नजर आए थे। पहले से हमारे यहाँ धर्म स्वतंत्र विधेयक है, कानून है, परंतु वो नख विहीन है, वो दंत विहीन है। वो धर्मांतरण, इलीगल धर्मांतरण करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भय पैदा नहीं करता है। कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराध को रोक सके। संशोधन विधेयक हम लाएंगे, वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भय पैदा करेगा, डर पैदा करेगा, और छत्तीसगढ़ में जो लोभ लालच के दम पर, पैसे के दम पर धर्मांतरण होता है वो रुकेगा, और जो समाज में संघर्ष पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा। छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण विरोधी कानून अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से लागू है। नियत होनी चाहिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खुद धर्मांतरण करवाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले कहा था केंद्र सरकार को कि यह धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो पूरे देश में कानून बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस का आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की बातें लोकसभा चुनाव को देख के कर रही है। हकीकत में इनका ऐसा कोई भी काम नहीं होता जो धर्मांतरण को रोकने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी जनता में भ्रम फैलाने के लिए धर्मांतरण की बातें करती है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष आमने सामने। हालांकि ये स्थिति पहले आपने देखी है, छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार रही तब बीजेपी भी निशाना साधती रही। उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम कानून लाएंगे, और जो कहा वो अब धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन इससे लेकर सीधे तौर पर आपत्ति विपक्ष को है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही एक कानून है, उस पर अगर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तो नए कानून का क्या करेगी प्रदेश सरकार। इंदौर शहर का अब जिक्र करेंगे, जहां यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रेशर हॉर्न वाली बाइक्स को जब्त किया गया है। पटाखे जैसी आवाज निकालने वाली 25 बुलेट बाइक्स को जब्त कर लिया गया। बिना यूनिफॉर्म सड़क पर पुलिस उतरी और पटाखे की आवाज वाली बाइक्स की तलाशी ली गई। जैसी शिकायत मिली तो आजाद नगर थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची है। अक्सर ये होता है कि वर्दी देकर बाइक भगा ली जाती है, बचना चाहते हैं कार्रवाई से लोग, लेकिन बिना यूनिफॉर्म इस बार पुलिस आधम की। ये एक अच्छा खासा प्लान तैयार हुआ था, जिससे पहले से ही जानकारी साझा की गई थी। सर, थाना क्षेत्र में कई से चोरी के वाहन और इनकी पकड़ के लिए चेकिंग लगाई गई थी मुसागड़ी चौराहे पे। उसमें बिना नंबर और जो मॉडिफाइड जो पटाखे फोड़ के बुलेट चलाते हैं उन पे आज कार्रवाई की गई। करीब 27 गाड़ियों को आज पकड़ कर थाने लाया गया, जिनके पास पेपर नहीं थे और उनके साइलेंसर को मॉडिफाइड करके नए नए युवा लोग उनको चला रहे थे, उन पर से मोटर व्हीकल की कार्रवाई की गई। और इसी के साथ 2:30 का अड्डा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़। Headlines presented by